हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे ही दोस्तों आपको पता है, हमारे चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्लासेस चल रही है। तो उसी की कड़ी में ये चौथी क्लास है। आज की इस वीडियो में पहले की जैसे ही मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन उठाए, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का, एवरेज का और बाकी जो चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीके के अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दे रखा है। हु रोड द पोएम कमदली कलाई। कमदली कलाई जो कविता है वो किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई वीर सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, जो कमदली कलाई कविता जो है वो भाई वीर सिंह ने लिखी है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। अगला क्वेश्चन है, रशीदी टिकट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। जो रसीदी टिकट है वो किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अमृता प्रीतम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। रसीदी टिकट जो है वो अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। थर्ड क्वेश्चन है, विच आर दी फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय कालिदास। इन चारों में से कौन सी बुक जो है कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीत गोविंद। तो दोस्तों याद रखना, बाकी जो मेघदूत है या रघुवंशम है या कुमार संभवा है, ये सब कालिदास द्वारा लिखा गया है, लेकिन गीत गोविंद कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बांगदरा। जो बांगदरा है उसकी रचयिता कौन है? तो इसकी जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर वो है अलाम इकबाल। ध्यान रखिएगा, जो बांगदरा जो है उसके जो राइटर है वो अलाम इकबाल है। तो ये दोस्तों जीएस के 4 क्वेश्चन थे। अब हम रीजनिंग के देख लेते हैं, जो कि जिसमें मैंने आज सिटिंग अरेंजमेंट आपको कराने की कोशिश की है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझते टाइम आसानी होगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में नोट कर लो, अगर इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में नोट कर लो। इससे आपको क्वेश्चन को समझते टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 फ्रेंड ABCDE आर सिटिंग इन अ सर्कल। 5 दोस्त हैं ABCDE, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। A इज़ सिटिंग टू देयर राइट ऑफ C। जो A है वो C के राइट में बैठा हुआ है। D इज सिटिंग इन बिटवीन B एंड E। जो D है वो B और E के बीच में बैठा हुआ है। E इज सिटिंग बिटवीन A एंड D। जो E है वो A और D के बीच में बैठा हुआ है। हु इज़ सिटिंग टू दी राइट ऑफ D। तो आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है D के राइट में कौन बैठा हुआ है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को एक बार रीड कर सकते हो और लिख भी सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसे करना बहुत ही आसान होता है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि सर्कुलर फॉर्म में बैठे, तो आपने सर्कल एक बना लिया और आपको 5 लोग हैं तो 5 जगह पे आप लाइनें ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 और कहीं पे भी एक डाल दो 5। तो यहाँ पे 5 बंदे आपको बैठाने हैं। दोस्तों देखो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर आप पढ़ोगे, A इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ C। जो A है वो C के राइट में बैठा, तो कहीं पे भी A को आप बना लो और उसके राइट में जो A को बनाओ, और A जो है C के राइट में है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे A को बनाता हूँ तो C के राइट में A है, तो C को मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा तभी उसके राइट में A आ पाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो? C यहाँ बैठेगा तभी उसके राइट साइड A आ पाएगा। तो हमने A को अगर यहाँ बैठाया तो C कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी फिक्स करके स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद देखो क्या लिखा है, D इज सिटिंग इन बिटवीन B एंड E। जो D है वो B और E के बीच में है। तो देखो जो D है वो B और E के बीच में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है D जो है B और E के बीच में बैठा है, ये दो फिल हो ही चुका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे D होगा, तभी तो B और E यहाँ पे आएंगे ताकि ये दोनों अपनी जगह ले लेंगे। जो D है वो B और E के बीच में है, तो हमें D को यहाँ लेना पड़ेगा ताकि B और E के ये बीच में आ जाए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने B को यहाँ क्यों लिया, E को यहाँ क्यों लिया। हो सकता है यहाँ पे B आ जाए, यहाँ पे जो है वो B आ जाए और यहाँ पे E आ जाए, बिल्कुल हो सकता है ये पॉसिबल। लेकिन आगे भी कुछ लिखा है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। E इज सिटिंग बिटवीन A और D। E जो है A और D के बीच में बैठा है, तो जाहिर सी बात है E को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी जाके वो A और D के बीच में आएगा। तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए आपको बनाना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, ये जो सर्कल मैंने बना रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लिखा, हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ D। जो कौन जो है वो D के राइट में बैठा है, तो D यहाँ पे है, ठीक है। तो D का राइट कहाँ पे होगा? इस साइड होगा ना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बता रखा हो तो सभी जो होता है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं।
जिन उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ होता है, ये ध्यान रखना। तो डी अगर यहाँ होगा तो आप डी की जगह बैठ के ज़रा देखिए, तो आपका राइट हैंड साइड कहाँ पे होगा, इस साइड आएगा, इसलिए डी के राइट में कौन है, बी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 मेंबर ऑफ अ पैनल आर सिटिंग इन अ रो। 5 मेंबर है जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। ए इज़ टू राइट ऑफ बी, जो ए है वो लेफ्ट ऑफ बी है, बट ऑन द राइट ऑफ सी, लेकिन सी के राइट में है। डी इज़ ऑन द राइट ऑफ बी, जो डी है वो बी के राइट में बैठा हुआ है, बट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन ई के लेफ्ट में है। फाइंड द मेंबर हु इज़ सिटिंग इन द मिडल, बताना है कि कौन सा जो सदस्य है वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और जो इससे पहले हमने किया था वो 2018 में आया हुआ था। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ये सर्कल वाला नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आप ये देख लो कितने सदस्य हैं, 5 है। अब आपको एक एक करके करना है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से फिल करते जाओ। ए इज़ द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है वो बी के लेफ्ट में है। तो मान लो बी यहाँ है तो बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में ए है तो बी के लेफ्ट में ए यहाँ पे आ जाएगा। और कह रहा है बट ऑन द राइट ऑफ सी, और सी के राइट में, तो सी जाहिर सी बात है यहाँ आएगा, तभी तो उसके राइट में ए होगा। तो पहली लाइन से हमसे जितना मिल पाया वो हमने कर लिया। आगे लिखा है डी इज़ ऑन द राइट ऑफ बी, जो डी है वो बी के राइट में, तो बी के राइट में डी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। और लिखा हुआ है कि बट इज़ द लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन ई के लेफ्ट में, तो जाहिर सी बात है ई यहाँ आएगा तो ई के लेफ्ट में आ जाएगा ये। बस पांचों को हमने प्लेस कर ही दिया। अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि बीच में कौन है, तो आप देख सकते हैं बीच में कौन है, बी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो बीच में है वो है बी। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अलोंग अ सर्कल एंड फेसिंग एट द सेंटर। 7 दोस्त हैं या 7 जो लोग हैं वो एक सर्कल में बैठे हुए और उनका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। P इज़ बिटवीन T एंड S, जो P है वो T और S के बीच में है। U इज़ बिटवीन Q एंड V, जो U है वो Q और V के बीच में है। और आगे लिखा है Q इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ T, जो Q है वो सेकंड टू द राइट ऑफ T है, यानी T के दाईं और दूसरे नंबर पे है। हिंदी में भी नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने भी बहुत आसान है। अभी हमने पीछे एक और क्वेश्चन देखा ही था सर्कल का, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया और हमें कितने बंदे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने बना लिया। अब देखो एक एक करके लाइन पढ़ो। ऊपर तो आपको बस इन्फॉर्मेशन के तौर पे नाम बता रखा था, यहाँ से मेन आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको ऐसी लाइन से स्टार्ट करना है जो आगे कनेक्ट भी हो पाए। जैसे अगर आप यहाँ से पढ़ते हो P इज़ बिटवीन T एंड S, इसमें P की बात हो रही है, T की बात हो रही है, S की बात हो रही है, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं पे भी P T S की बात नहीं हो रही। तो एक काम करो, यहाँ से हम ना शुरू करके अगर हम यहाँ से शुरू करें इस वाले पॉइंट से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें U की बात हो रही है, Q की बात हो रही है, V की बात हो रही है और आगे दोबारा Q की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में कनेक्ट हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्ट होकर के एक पूरा एक हमें पिक्चर बना के दे दे, एक सिंपल सा एक सर्कल, मतलब जो भी हमें चाहिए वो डिज़ायरेबल रिजल्ट हमें दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों करके देखते हैं हम। तो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ U इज़ बिटवीन Q एंड V, जो U है वो Q और V के बीच में। तो U को आप कहीं पे भी बना लो, जैसे मैंने U को यहाँ बना रखा है, ये किसके बीच में है, Q और V के। अब ध्यान ये रखना है Q यहाँ रख लिया और V यहाँ, आप चाहो तो Q को यहाँ रख लो, V को यहाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना कि आगे वाले जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो। आगे लिखा है Q इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ T, जो Q है वो T के राइट में है सेकंड नंबर पे। तो जाहिर सी बात है Q जो है वो T के राइट में, तो T कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तभी तो T के राइट में ये Q आ पाएगा। ठीक है, तो हमें T को यहाँ बनाना पड़ेगा और उसके सेकंड नंबर पे देख सकते हो आप Q उसके राइट में सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो गई। अब जो हमने ऊपर एक लाइन छोड़ दी थी ये वाली P इज़ बिटवीन वाली, तो वो पढ़ लेते हैं अब। P इज़ बिटवीन T एंड S, जो P है वो T और S के बीच में, तो T ये रहा, तो P को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा तभी, और S को यहाँ, तभी P जो है T और S के बीच में आ पाएगा, इसलिए हमने P को यहाँ बनाया और S को यहाँ बनाया। अब आप देख सकते हो एक ये जगह छूट गई, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जो बचा हुआ मेंबर है, बचा हुआ मेंबर कौन है, R, तो R यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो सर्कल है ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है V इज़ डैश, V
क्या है, मतलब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, चेक करते हैं ज़रा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी कहाँ, ये रहा पी, ये रहा पी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, तो पी का लेफ्ट कहाँ होगा, पी का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। पी का जो लेफ्ट है वो इधर होगा, पी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे बिल्कुल है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। अब बाकी भी ऑप्शन को वेरीफाई करके देख सकते हैं, बाकी जो है वो गलत आएंगे। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला हम पढ़ के देखते हैं। पी इज़ बिटवीन आर और पी, आर और पी के बीच में, आर ये रहा और पी ये रहा, इसके बीच में एस है, नहीं तो एस इनके बीच में तो नहीं है, इनके बीच में बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बीच में तो नहीं है ना, इसलिए ये वाली लाइन नहीं होगी। बी पढ़ के देखते हैं। क्यू इज़ बिटवीन टी एंड आर, जो क्यू है वो टी और आर के बीच में है, जो क्यू है वो टी और आर के बीच में है, नहीं ये भी गलत है। सी पढ़ के देखते हैं। पी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो पी है क्यू के लेफ्ट साइड थर्ड नंबर पे है, तो क्यू के लेफ्ट साइड, क्यू का लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे, यानी 1 2 3 थर्ड नंबर पे पी है, बिल्कुल यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यू के लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर पे पी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है सॉरी सी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको रीजनिंग के ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ आ गए, नहीं समझ आए तो एक बार प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिप्ले करिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, ये जो सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपका सिंपल सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे करना है। इनकी प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक बुक परचेज़ करनी है, चाहे कोई भी खरीदो, ये नहीं कह रहा हूँ आपको ओरिएंट खरीदनी है या कोई भी खरीदनी है, आप कोई भी बुक परचेज़ करो जिसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाए, या आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो नेट से भी आप जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, पजल्स के क्वेश्चन, वो डाउनलोड करके अटैम्प्ट करने शुरू करो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर अटैम्प्ट करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आज शाम को मैं वीडियो फॉर्मेट में 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डाल दूँगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसका PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो उसे आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथ्स के भी हमने 4 क्वेश्चन को लिया है। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एवरेज, मैथ्स में हमने एवरेज को आज करने की कोशिश की है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज़ ऑफ अ स्कूल इज़ 137, एक स्कूल में 42 बॉयज़ के जो एवरेज मार्क्स है वो है 137, और गर्ल्स जो है वो 98 है, और उनका जो एवरेज स्कोर है 124 है। कह रहे हैं कि बताओ क्लास का जो कंबाइंड एवरेज है वो कितना होगा। तो आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ तक मुझे लगता है आपको जो मेथड आता होगा आप नॉर्मल कैलकुलेटिव मेथड से करोगे, उसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, या हो सकता है आपको अच्छा मेरे से भी अच्छा कोई मेथड आता हो तो आप उससे करिए। मैं जो मेथड अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपको ये अच्छा लगे मेथड तो आप इसे इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो आप अपने मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 क्लास है, 2 सेक्शन, मतलब 2 टाइप है, एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। बॉयज़ जो है वो 42 है और गर्ल्स जो है 98 है। तो पहले इन दोनों को एक सिंपल फॉर्म में काट करके इन दोनों को काटा तो आपको 3 और 7 में आपको मिल गया। अब इनके स्कोर देखो, जो बॉयज़ का स्कोर है वो कितना है 137, और गर्ल्स का जो है 124 है। अब देखो इन दोनों मार्क्स को देखो 137 और 124, इनके बेसिस पे कुछ भी आप लेट कर लो कि ये मेरा एवरेज होगा, कुछ भी आप 120 भी मान सकते हो, 130 भी मान सकते हो, इन्हीं के आसपास मानना है। तो जैसे इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो 130 मानना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 130 मैंने एवरेज एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। इतना आई होप मुझे समझ आ गया होगा। अब जो एज्यूम किया आपने 130, उससे कंपेयर करो जो इनके एक्चुअल स्कोर है। तो 130 से अगर कंपेयर किया जाए 137 को तो ये 7 प्लस है, और 124 को अगर कंपेयर किया जाए तो ये -6 है। अब आपको क्या करना है, ये जो +7 आया है उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपको कट पिट के आया था, 3 आया था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 से 21 आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आया था -6 आया था ना, तो 7 जो ऊपर है इनका कट पिट के जो आया था उससे मल्टीप्लाई करो 42 हो गया। तो देखो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये प्लस का 21 कहाँ से आया और माइनस का कहाँ से आया। अब हम देखते आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला बता रहा है कि अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस मतलब इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो 21 प्लस -2, तो ये माइनस करोगे क्योंकि माइनस ही होगा, यहाँ पे -2 है तो माइनस का 21 बच जाएगा।
अब इस -21 को इन दोनों के टोटल से डिवाइड कर देना है। तो 7 और 3 कितना होता है 10, तो माइनस कितना आया -2.1 आ गया। जो आपने एज्यूम किया था उसमें से -2.1 करो, आपका आंसर आ जाएगा 127.9। देखो दोस्तों, आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार ट्राई भी ज़रूर करके देख सकते हो। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं समझ आया, तो एक और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया, उसके बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 थे, यहाँ 3 है। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास XYZ इज़ 83, 76, 85। एक क्लास है, उनका एवरेज स्कोर जो है 83, 76, 85 बता रखा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास X में 27 है, क्लास Y में 36 है और Z में 45 है। इनका भी हमें कंबाइंड स्कोर निकालना है। तो फिर से वैसा ही करना है। हमारे पास 3 क्लास X, Y और Z, इनका जो मार्क्स है, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट 27, 36, 45, इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया तो 3, 4 और 5 आ गया। और इनका स्कोर कितना दे रखा है 80, इनका स्कोर दे रखा है 83, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 76 और 85। तो इन तीनों को अगर कंपेयर करोगे तो इनका एवरेज अगर हम चाहे तो 80 ले लेते हैं, क्योंकि इन तीनों के आसपास क्या आ रहा है 80। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप 80 ही लो, आप 70 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, 85 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो पास में हो इन तीनों के और जो सिंपल फॉर्म में वही लो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एवरेज जो है 80 ले लिया। अब आगे देखो, अब हमने जो यहाँ पे लिया था, अब उसमें कंपेयर करो 80 के कंपैरिजन में 83 3 ज़्यादा है, तो यहाँ +3 हो गया। यहाँ 80 के कंपैरिजन में ये 76 जो है -4 आ गया, और 80 के कंपैरिजन में ये 85 जो है +5 हो गया। अब ये जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, तो 3 3 9 हो गया। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16 -16, और इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25। अब कुछ बच्चे ये मत सोचना कि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, ऐसा नहीं है। ऊपर जो आपका आया उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोइंसिडेंट की बात है कि ये सेम नंबर आ रहे हैं जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आया प्लस का 9, माइनस का 16 और प्लस का 25। इन तीनों को प्लस माइनस करके आपका आ जाएगा प्लस का 18। अब जो 18 आया उसे इनके टोटल से डिवाइड कर दो, तो इनका टोटल कितना है 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 से डिवाइड करो तो 1.5 आ गया, प्लस का 1.5। अब जो 80 आपने लेट किया था उसमें 1.5 प्लस कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 81.5। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा B 81.5। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एवरेज का हम थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं और समझने की इसी भी कोशिश करते हैं। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज़ 87। 9 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 87 है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 79। जो पहले 5 ऑब्जर्वेशन उनका जो एवरेज है वो 79 है। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 है उनका 92 है, तो 5 वहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 8 अभी एक बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि टोटल 9 था। फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। जो 9th ऑब्जर्वेशन है वो कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे चाहो तो रीड कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो देखो 1 to 5 का जो है एवरेज 79 है, 6 to 8 का एवरेज 92 है, 9th का हमें निकालना है, और इन सब का मिला करके जो एवरेज है वो 87 है, क्वेश्चन वाले ने ऊपर बता रखा था, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही आपको करना है। अब इसमें हमें लेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपको एवरेज तो यही रखा है, तो हम लेट क्यों करेंगे। अब इसी से आपको कंपेयर करना है। तो 87 के कंपैरिजन में 79 कितना कम है -8, 92 और 87 को कंपेयर करो +5, 87। अच्छा यहाँ तो कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका हमें नहीं पता। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 5 जा 40 आ गया, -40, 5 3 जा 15 आ गया। तो इन दोनों को अगर प्लस माइनस करोगे तो क्या आ गया -25। ध्यान समझो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है -25, तो जाहिर सी बात हमें इसे +25 लेना पड़ेगा, तभी तो इफेक्ट 0 होगा। इफेक्ट हमें 0 क्यों लेना है, क्योंकि एवरेज 87 आ रहा है। अगर इफेक्ट कुछ भी आ गया तो ये एवरेज चेंज हो जाएगा ना, इसलिए ये जो लास्ट में फाइनल आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने क्या लिया -25, तो यहाँ पे हमें +25 लेना पड़ेगा, ताकि इस मीन पे, इस एवरेज पे हमें कोई भी असर ना पड़े। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, यानी कि आपको ध्यान रखना ये जो भी आएगा उसका रिवर्स वाला साइन ले लेना है। अगर +25 आया होता तो मैं यहाँ पे -25 लेता, -25 आया है तो मैंने यहाँ +25 ले लिया है। अब आपका जो +25 आया है उसमें क्या करना है, आपको 87 में प्लस कर देना, मतलब जो भी आया प्लस में आया तो प्लस कर देना, माइनस में आया तो माइनस कर देना है। तो 85 में 25 प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 112।
तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज़ 34। जो 7 डाटा उनका एवरेज जो है 34 है, और एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा इज़ 28। फर्स्ट जो 3 डाटा उनका एवरेज जो है वो 28 है, और नेक्स्ट 2 डाटा का जो एवरेज है वो 47 है। वहाँ पे हमने 3 ले लिया और 2 ले लिया, यानी 5 ले चुके, लेकिन अभी भी 2 बचा हुआ है। तो लास्ट में पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डाटा। लास्ट के जो 2 डाटा उनका एवरेज आपको बताना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एवरेज है वो 28 है, फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज 47 है, क्वेश्चन वाले ने बता रखा, और 6 7 का हमें निकालना है एवरेज। और इन सब का टोटल मतलब कंबाइंड जो एवरेज है वो 34 है, क्वेश्चन वाले ने आपको बता रखा था पूरे 7th ऑब्जर्वेशन का। फिर से हमें लेट तो करना नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअल जो एवरेज है वो दे रखा। तो इनसे कंपेयर करो, 28 और 34 को कंपेयर करोगे तो -6 आ गया। 34 और 47 को कंपेयर किया +13 आ गया। इसका तो हमें पता ही नहीं, तो इसे छोड़ो। और फिर ये कितने नंबर है, 1 2 3 है, तो मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। और ये 13 आया था और यहाँ पे कितने 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आ गया। तो इन दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो ये कितना आ गया, प्लस का 8। तो अभी मैंने ऊपर बताया था ये जो आ रहा है उसका साइन उल्टा ले, तो +8 आ रहा है तो यहाँ -8 ले लिया। और इस बार 2 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो -4 आ गया ये। तो बस जो आपका मीन है एवरेज है उसमें से -4 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 30। हमारा डी आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको एवरेज के भी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने कोशिश की मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन को समझने की। और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करके आपके सामने वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।